देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई भी पोटेंशियल स्टेप है, उस पोटेंशियल स्टेप के अंदर कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर उस पार्टिकल की जो गति है उस पोटेंशियल स्टेप के ऊपर क्या परावर्तित होगा या पारगमित होगा, उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से हमें इनके वेव फंक्शन ज्ञात करने। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से जो एनर्जी E लेस देन V नॉट था, उसके लिए हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से दो वेव फंक्शन ज्ञात किए थे, वो क्या थे, साइन फर्स्ट जो पहला फील्ड था उसके लिए वो था a e की पावर आयोटा bx प्लस e की पावर माइनस आयोटा। अब सेकंड जो वेव फंक्शन हमने निकाला वो क्या था, b e की पावर माइनस आयोटा। ठीक है, ये दो वेव फंक्शन हमने ज्ञात किए थे। मैंने ये बताया था कि जो फर्स्ट वेव फंक्शन है वो क्या है, पहले क्षेत्र से, जैसे कि ये एक सीधी थी, इस सीधी के अंदर जो पहला वेव फंक्शन इंसिडेंट हो रहा है, पार्टिकल जब इंसिडेंट होता है इसके ऊपर, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा था उस कंडीशन के अंदर जो वेव फंक्शन है वो कौन सा हो जाएगा, a e की पावर आयोटा kx। उसके बाद अगर मान लो कि जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है वो वापस क्या हो रहा है, यहां से परावर्तित हो रहा है, तो उस कंडीशन में e की पावर माइनस का आयोटा kx आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल यहां से पारगमित हो जाता है आगे की तरफ या फिर इस विभव सीधी को पार कर जाता है, तो उस कंडीशन में जो आप लोगों की जो सेकंड वेव फील्ड है, ये फर्स्ट फील्ड था और ये सेकंड फील्ड है, इसके अंदर जो वेव फंक्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, माइनस के अल्फा एक्स डीएक्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये तीन दो क्षेत्र है उन दो क्षेत्र के अंदर आपकी होने वाली, परावर्तित होने वाली और पारगमित होने वाली तीनों ही कंडीशन में जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया था। पहला वेव फंक्शन दो का युग्मित रूप है, क्योंकि दोनों के अंदर आप देखोगे तो वो कौन से फील्ड के अंदर, पहले फील्ड के अंदर है। लेकिन जो सेकंड वेव फंक्शन है वो दूसरे क्षेत्र के अंदर जहां पे पोटेंशियल क्या है, v बराबर v नॉट है, उस फील्ड के अंदर पार्टिकल की गति कैसे होती है, उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो साइन सेकंड बराबर क्या है, d e की पावर माइनस के अल्फा x। ठीक है, अब देखिए वेव फंक्शन ज्ञात कर लिया था, उस वेव फंक्शन, इन वेव फंक्शन के जो इक्वेशन नंबर थे वो इक्वेशन नंबर क्या क्या थे, एक तो ये इक्वेशन नंबर 8 थी और ये इक्वेशन नंबर 10। दूसरी चीज ये कि जब आपने यूनिट, जब आपने ये जो पोटेंशियल स्टेप या फिर एप्लीकेशन स्टार्ट की थी उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी परिसीमा के ऊपर आप देख लो वेव पोटेंशियल असतत हो या सतत हो, तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर आप देखोगे पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका वेव फंक्शन सतत होना चाहिए, सतत या कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर अगर वेव फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको मालूम हो तो उसका हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि उसके वेव फंक्शन का डिफरेंशियल भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैंने ये बताया था कि जो भी कोई भी पॉइंट आप ले लो, जैसे कोई भी बिंदु ले लिया, उस बिंदु के ऊपर v के सतत या असतत की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, उस बिंदु पे क्या होना चाहिए, फिर साइन क्या होना चाहिए, सतत। अगर साइन सतत हो जाएगा डेल्टा साइन बाय डेल्टा एक्स ये भी क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो ये ना सर, ये जो बाउंड्री कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, बाउंड्री कंडीशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ए बी और डी का क्या हम कर सकते हैं, मान ज्ञात कर लेंगे। जब ए बी और डी का मान ज्ञात कर लेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जहां पे ऑप्टिक्स के अंदर आप एनर्जी का डिवीजन लेते थे परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के अंदर, परावर्तित होने वाले तरंग की ऊर्जा, आपतित होने वाली तरंग की ऊर्जा, अपवर्तित होने वाली तरंग की ऊर्जा, इनका आपस में जो रेशियो होता था वही किसको प्रदर्शित करता था, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक। पर यहाँ पर जो परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो होगा वो आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से ज्ञात किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको मालूम है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करती है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होगी परावर्तित तरंग के लिए, आपतित तरंग के लिए और अपवर्तित तरंग के लिए, इन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का क्या किया जाएगा, रेशियो निकाला जाएगा, और उसी रेशियो से आपको ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल है वो परावर्तित हो रहा है या फिर अपवर्तित हो रहा है, वो वहां से आपको पता चलेगा, परावर्तन गुणांक और आपतन गुणांक से, सॉरी वो पारगमन गुणांक से। अब देखिए परिसीमा, परिसीमा प्रतिबंध से
से x बराबर 0 पर फलन क्या होना चाहिए, फलन साइन तथा डेल साइन डेल x क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यहां से मतलब ये है कि जो फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड है आपके पास में स्टेप के अंदर साइन फर्स्ट बराबर साइन सेकंड, पहले फील्ड में और दूसरे फील्ड में दोनों रियल फंक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर होना चाहिए जब x का मान क्या हो 0। दूसरी कंडीशन क्या होगी, डेल साइन फर्स्ट अपॉन डेल x इक्वल टू क्या होगा, डेल साइन सेकंड अपॉन डेल x। ये आप लोगों की क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर कंटिन्यूटी की, जिसके अंदर आप लोगों को ये जानना है जब भी x का मान 0 होगा उस कंडीशन में साइन फर्स्ट किसकी साइन सेकंड के बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ में इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। देखिए तो जैसे साइन फर्स्ट बराबर साइन सेकंड डेल साइन फर्स्ट अपॉन डेल x इक्वल टू डेल साइन सेकंड अपॉन डेल x आया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर ये जो 8 10 और ये 11 इनका क्या है, इनमें ये जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है इसके अंदर इनके अंदर जो वेव फंक्शन दिए हुए वहां पे x बराबर 0 रख के आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। उन्हीं दो इक्वेशन की सहायता से किस किस का मान मिलेगा, a b और d का मान मिलेगा। तो अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 8 10 तथा 11 से x बराबर 0 व साइन फर्स्ट बराबर साइन सेकंड, x बराबर सॉरी 1 रखोगे तो 0 रखोगे तो साइन फर्स्ट साइन सेकंड के बराबर होगा, तो आपको क्या मिलेगा, a e की पावर आएगा k into 0 प्लस b e की पावर माइनस के आएगा k into 0 इसके साथ b e की पावर माइनस के अल्फा into 0। तो यहाँ से इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, a plus b is equal to b। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे आप, इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 8 10 और 11 के अंदर आप देखोगे x बराबर 0 रखोगे, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव पुनः ठीक है। अब पुनः आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 8 10 एंड 11 में x बराबर 0 पर डेल साइन फर्स्ट अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल साइन अपॉन डेल x। इस इक्वेशन जो आपको इक्वेशन नंबर 8 और 10 है उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके ऊपर, x सापेक्ष x के सापेक्ष, और फिर x बराबर क्या रखना पड़ेगा 0। तो आप जब x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, आयोटा k a माइनस आयोटा k ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके माइनस के अल्फा d। ठीक है, मैंने x बराबर डायरेक्ट 0 कर दिया, तो यहां से हम लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, आयोटा ऑफ k a माइनस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के अल्फा d। इस समीकरण नंबर 12। अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 12 और ये इक्वेशन नंबर जो 13 है, इसी इक्वेशन नंबर 12 और 13 की सहायता से आपको किसके मान मिलेंगे, a b और d के मान मिलेंगे। इस a b और d के मान की सहायता से आप क्या कर सकते हो, वेव फंक्शन ज्ञात करोगे, और उस वेव फंक्शन से आप क्या करोगे, अल्फा जो सॉरी परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के लिए किसका प्रायिकता धारा घनत्व का मान भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब देखो यहां से आगे इक्वेशन नंबर 12 को आयोटा के से गुणा कर समीकरण नंबर 13 ठीक है। 12 को किससे आयोटा के से गुणा किया, तो आयोटा के a माइनस के b प्लस आयोटा के a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके
आयोटा के बी माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो बी वाली टर्म तो क्या है, वो कट जाएगी, बचेगी ओनली फॉर ए वाली टर्म, तो क्या आएगा 2 आयोटा के ए इक्वल्स टू आयोटा के माइनस के अल्फा इनटू बी। तो डी किसके बराबर आ जाएगा, डी इक्वल्स टू आएगा आपके 2 आयोटा के ए अपॉन आयोटा के माइनस के अल्फा, और डी अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा आपकी 2 आयोटा के अपॉन आयोटा के माइनस के अल्फा। ये क्या होगी समीकरण नंबर 14। अब हमें क्या करना है इसी तरीके से, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 12 को अल्फा से गुणा कर इक्वेशन नंबर किस में जोड़ेंगे 13 में जोड़ना। 12 क्या है a प्लस बी इसके बी का इसका गुणा किससे अल्फा से करना है, देखिए, और किस में जोड़ना है 13 में जोड़ना है। तो अल्फा क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस आयोटा के a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अल्फा टी माइनस अल्फा टी, दोनों ही करके अल्फा क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस आयोटा के a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आएगा। अब देखिए यहां से a वाली टर्म को एक साइड कर लो, b वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे। जब a वाली टर्म को एक साइड करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस आयोटा के a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके माइनस ऑफ बी क्वेश्चन में अल्फा माइनस के आयोटा के आ जाएगा। यहां से b किसके बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा के अपॉन अल्फा माइनस आयोटा के माइनस ऑफ b अपॉन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपकी, इन दोनों को मिक्सअप करके सुधारना लगेगा, b अपॉन a इक्वल्स टू आएगा आपके माइनस अल्फा प्लस आयोटा के अपॉन अल्फा माइनस आयोटा, ये दोनों समीकरण इक्वेशन नंबर 14। अब देखिए यहां से आपको b और किसका d का मान पता चल गया है, ठीक है। तो b और d का मान पता चल गया है, तो इस b और d के मान को हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर किसमें 8 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या प्राप्त होगी वो देखिए। b और d का मान इक्वेशन नंबर 8 में इसमें 10 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 8 और 10 में रखने पर, तो यहां से sin इक्वल टू क्या आ जाएगा a कोष्ठक में क्या आ जाएगा बार कॉमन आयोटा ax माइनस अल्फा प्लस आयोटा की अपॉन अल्फा माइनस आयोटा की e की पावर माइनस आयोटा। इसी प्रकार से sin सेकंड क्या आ जाएगा sin सेकंड बराबर 2 आयोटा की a अपॉन आयोटा की माइनस के अल्फा e की पावर माइनस के अल्फा। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 15 ये हमारा 16 और ये 17। अब आपको यहाँ से जो ये समीकरण है टोटल आप लोगों को जो कांस्टेंट है उसके रूप में आप लोगों को एक सिंगल कांस्टेंट के रूप में ये वेव फंक्शन प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका नॉर्मलाइजेशन करके a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, पर हमको वो ज्ञात नहीं करना, हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि जो तरंग है वो जो कण है गतिशील कण से हर उत्पन्न होने वाली तरंग जो है उसका परावर्तन गुणांक क्या है पारगमन गुणांक क्या है, मतलब तरंग परावर्तित हो रही है या फिर पारगमित हो रही है, तरंग के द्वारा जो ऊर्जा है उसका परावर्तन हो रहा है या फिर उस ऊर्जा का उपयोग जो विभव सीढ़ी है उसको पार करके आगे की तरफ बढ़ने के लिए यूज हो रहा है, उन दो चीजों के बारे में पता करना। तो सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे परावर्तन गुणांक। अगर आप लोग एक चीज ये और कि जब हमने आपने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी तो ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा कि जो r प्लस b क्या होता था 1 की, मतलब परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो होता है उन दोनों का योग 1 के बराबर आता है। अगर दोनों में से कोई भी इक्वेशन 1 के बराबर आ जाती है तो समझ लेना
तब उसी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अगर r बन आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि तरंग का ओनली फॉर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अगर t बना जाता है तो ये समझना ओनली फॉर तरंग का क्या हो रहा है, पारगमन हो रहा है। ये आपको इसमें है। तो अब क्या करना है, परावर्तन गुणांक। ऑप्टिक्स के अंदर तो एनर्जी का फ्लो जो होता है तरंग का, उसका यूज करेंगे, पर यहाँ पे हमें ये पता, हम क्या करेंगे, पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी, जो गतिशील अवस्था में जो पार्टिकल है उसके प्रोबेबिलिटी जो है, उसी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पार्टिकल के परावर्तन और पारगमन को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेशियो होगा परावर्तन गुणांक का, वो किसके बराबर होगा, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपकी प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक। इसी प्रकार से पारगमन गुणांक क्या होगा, परावर्तन गुणांक को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं और पारगमन गुणांक को ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, या फिर इसको हम कैसा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और इसको किसी पी से व्यक्त करते हैं, जो कि पारगमिक प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात जो होता है वो किसको व्यक्त करता है, पारगमन गुणांक T को व्यक्त करता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना। अब देखो डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब हमें क्या याद क्या करना होगा, आ और किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, टी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है फ्लो रेट ऑफ पार्टिकल, फ्लो रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक तो पार्टिकल के पास जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करती है, फिर उसका भी फ्लो, मतलब क्योंकि पार्टिकल गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में जो उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, वही क्या कहलाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहलाती है। तो वो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए जो हमने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपको ध्यान दो, प्रायिकता धारा घनत्व जो होता है जे वेक्टर जो है वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, h कट अपॉन 2m आएगा साइन स्टार डेल साइन बाय डेल x माइनस साइन डेल साइन स्टार बाय डेल x। वन डायमेंशन के अंदर ये फॉर्मूला इस तरीके से रखा जाता है। अब देखिए तरंग जो है उसका क्या है, तीन फॉर्मेट है, एक तो परावर्तित फॉर्मेट है, एक आपतित फॉर्मेट है, और एक वेलोसिटी को पार करने वाला फॉर्मेट जो सेकंड रीजन। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो परावर्तित तरंग का फलन है वो साइन बराबर क्या होगा आपके b e की पावर माइनस क्या रहेगा kx, और आपतित के लिए क्या हो जाएगा, साइन प्लस बराबर a e की पावर आएगा kx। अब इस मान को इसके अंदर रखोगे तब सॉल्व करेंगे, मान को रख के इसमें सॉल्व करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, परावर्तन गुणांक के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, साइन आर। तो इसी प्रकार से साइन आर स्टार इसके बराबर हो जाएगा बी ई की पावर प्लस के आएगा के एक्स के बराबर होगा। अब इस मान को किस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम है क्या आएगा, h कट अपॉन 2m आएगा साइन स्टार की जगह पे बी ई की पावर आएगा के एक्स
डेल साइन बाय डेल एक्स। यहाँ पे साइन की जगह पे साइन आर आ जाएगा क्योंकि हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन जो तरंग का रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन के दौरान जो उसका पैटर्न धारा घनत्व है उसको ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए b e की पावर आयोटा kx आ गया, इसकी जगह पे साइन स्टार की जगह पे ये वाला। अब साइन का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करा तो हमको क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा k माइनस के b आयोटा k क्वेश्चन में e की पावर माइनस का आयोटा dx। अब इसका उल्टा, अब क्या आ जाएगा, b e की पावर माइनस के आयोटा kx बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, b आयोटा k इंटू e की पावर माइनस प्लस के आयोटा kx। अब देखो ये प्लस का आयोटा kx और ये माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये भी कट जाएंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर और में बचेगा क्या, जे आर वेक्टर इज इक्वल टू h कट अपॉन 2m आयोटा माइनस के 2 आयोटा b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो जे आर वेक्टर h कट अपॉन k माइनस के b, इसको रिजल्टेंट के रूप में लिखेंगे तो जे आर नोट इज टू क्या आ जाएगा आपके v मोड ऑफ b का होल स्क्वायर। ये आपके क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 16 17 के बाद में रखा है, क्योंकि b बराबर क्या आ जाएगा आपके h कट k अपॉन m, क्योंकि b बराबर आप क्या पढ़ते हो mb बराबर h कट k, तो b बराबर क्या हो जाएगा h कट k अपॉन m। ठीक है, ये तो कौन सी तरंग के लिए आ गया, परावर्तित तरंग के लिए। इसी तरीके से आप किसके लिए लिखोगे, आपकी तरंग के लिए लिखोगे, तो आपकी तरंग के लिए आप लोगों को मालूम है साइन फर्स्ट क्या है a, साइन फर्स्ट का मान क्या है a e, या फिर साइन I का मान जो है क्या a e की पावर आयोटा kx है। तो यहाँ पे आपकी तरंग के लिए राइट का धारा घनत्व जो है वो क्या आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू v ऑफ मोड ऑफ a का होल, समीकरण नंबर 19। ठीक, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है परावर्तन गुणांक। तो परावर्तन गुणांक क्या होगा, आर बराबर डेफिनेशन से जे आर अपॉन जे आई का मान, और जे आर अपॉन जे आई बराबर क्या है v मोड ऑफ v स्क्वायर, v मोड ऑफ a स्क्वायर, v से b क्या, ये क्या आ जाएगा v अपॉन a का मान इक्वल टू v अपॉन a और v अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है ना, मोड के अंदर आप इस तरीके से लिखते हो, अगर b अपॉन a की वैल्यू रियल है तब तो b अपॉन a मोड होल स्क्वायर डायरेक्ट कर लेंगे, अगर उसकी वैल्यू रियल नहीं इमेजिनरी में आ रही है तो एक वैल्यू तो उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगी और एक उसकी वैल्यू जो खुद है वो होगी। अब देखिए हमने समीकरण नंबर 15 में b अपॉन a का मान पता, समीकरण नंबर 15 से b अपॉन a किसके बराबर था, अल्फा प्लस आयोटा k अपॉन अल्फा माइनस आयोटा k के बराबर था। तो b अपॉन मोड ऑफ a का स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा माइनस आयोटा k अल्फा प्लस आयोटा k। इन दोनों मान को इस समीकरण पर रखने पर कौन सा समीकरण, इक्वेशन नंबर 20, इन दोनों मानों को इक्वेशन नंबर 20 में रखने और r बराबर क्या आ जाएगा आपके अल्फा प्लस आयोटा के अपॉन अल्फा माइनस आयोटा के इनटू अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन अल्फा प्लस आयोटा के, दोनों से दोनों कट गए, वैल्यू क्या है, जब ये मान आ रहा है तो इसका मतलब t का मान क्या होना चाहिए
लगभग 0 बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब E लेस देन V0 ऊर्जा पर क्या होगा, कण का पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, परावर्तन होता है। ठीक, लेकिन आप एक कंडीशन ये देखिए इसके अंदर कि जो सेकंड या फिर जो ये स्टेप आप देख रहे थे, इस स्टेप के अंदर आप देखोगे तो साइन सेकंड बराबर क्या है, b e की पावर माइनस क्या लिखा है, मतलब तरंग फलन क्या नहीं है, शून्य नहीं, कहां पर, दाहिनी तरफ। जब तरंग फलन शून्य नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर इसका मतलब ये समझ लेना पार्टिकल के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी होगी, मतलब p ऑफ सेकंड ऑफ x जो है वो क्या होगा, साई सेकंड का मॉड स्क्वायर, जिसका मान क्या आएगा, b का होल स्क्वायर e की पावर माइनस के, मतलब ये कि सेकंड क्षेत्र में क्या होगा, में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, परिमित, बाउंडेड, मतलब वो पाया जाएगा पर कुछ बाउंडेड कंडीशन या बाउंडेड रीजन तक ही पाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पाया जाएगा। और इसके पाए जाने की प्रायिकता जो है सेकंड रीजन के अंदर, यह प्रायिकता घनत्व जो है वो क्या होगा, चर घातांक के रूप से क्या होगा, कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एक्सपोनेंशियल का मान क्या हो रहा है, चर घातांक के रूप से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टिकल पाया तो जाएगा सेकंड रीजन में, लेकिन कुछ भाग उसका पारगमित भी होगा, पर वो भाग जो होगा वो क्या होगा, चर घातांक के रूप से कम होता जाएगा। मतलब अब आप यहाँ पे अगर वेव फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो वेव फंक्शन ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, मतलब गति जो होगी वो पार्टिकल की वेव फंक्शन के रूप में किस प्रकार से होगी, वो देखिए इस तरीके से। ये स्टेप था यहाँ पे क्या था, ये v बराबर के से v नॉट माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी, यहाँ पे ये x बराबर 0, ये साइन x, ये साइन फर्स्ट का रीजन है और ये साइन सेकंड का रीजन है। तो यहाँ पे जो गति होगी वो किस प्रकार से होगी, वो इस तरीके से होगी। ये क्या होगा, किसी एक जगह के ऊपर जाके ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये एंड होगा तो उस जिस जगह की जब एंड होगा उस जगह पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की भी क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। मतलब पार्टिकल की पाए जाने की सेकंड रीजन में पाए जाने की कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी, लगभग पूरी पूरी 0 ऐसा जरूरी नहीं, मतलब कुछ भाग कुछ हिस्सा तो क्या है वो पारगमित होगा ही होगा, मतलब थोड़ा सा हिस्सा तो पारगमित करेगा ही करेगा इस पोटेंशियल एजेंट को, मतलब उसके बाद इतनी एनर्जी तो होगी कि वो पार्टिकल क्या कर जाए, इस वेलोसिटी को या पोटेंशियल स्टेप को क्या कर जाए, पार कर जाए। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्या है, इसके सेकंड कंडीशन जहां पे एनर्जी ई का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन v0, तो उस कंडीशन में इसके अंदर पार्टिकल का परावर्तन बना गया, पारगमन बना क्या होता है उसके बारे में